जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस के लिए यूपीएससी हिंदी द्वारा भी संडे को ओपन टेस्ट कराया गया था। उसी ओपन टेस्ट की वीडियो परिचर्चा में आज हम लोग 71 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पूर्व के जो प्रश्न थे वो रमन सर और गौरव सर द्वारा डिस्कस किए गए थे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं। ये प्री टाइम बैच है। अगर आप लोग को कम समय में तैयारी करनी हो तो यूपीएससी हिंदी का ये प्री टाइम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टू द पॉइंट इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को कवर किया जा रहा है। और साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए हम लोग का ग्रुप भी है। और जब भी जैसे भी आप लोग को कोई समस्या आए तो आप वहाँ पे ग्रुप पे या फिर अपने किसी भी माध्यम से संपर्क करके अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए हम लोगों ने एक डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू किया है 3 से लेकर के 4 बजे तक। उसके बाद 4 बजे से पंचायत सीरीज है ही। ठीक है, तो प्री टाइम बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अपने दोस्तों को ज्वाइन करने की सलाह दे सकते हैं अगर ज्वाइन कर लिया तो। अधिक जानकारी के लिए आप 88 40 75 19 12 इस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम, और 95 19 78 00 78 इस पे आप फोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं इन नंबरों पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 71वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे। ठीक है, अवंती था, गांधार था, कौशल था, मगध था। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, कूट का प्रयोग करके चुनना था। ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया था और 2 बार पूछा गया था लगातार 2 सालों में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। अवंती, गंधार, कौशल और मगध। ठीक है, तो अवंती की बात किया जाए, देखिए अब इसमें आपको करना क्या है, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे तैयारी की जाती है प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, जैसे कई लोग आप देखिए बुक कितनी बार भी पढ़ लेंगे तो वो आपकी समग्र तैयारी नहीं हो पाएगी जब तक कि आप प्रश्न या अप्रोच से नहीं हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है कि कैसे प्रश्न पूछे गए। जैसे मान लीजिए आपने पूरा बुद्ध के बारे में, बुद्ध के इतिहास के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आप प्रश्न नहीं देखेंगे तो आप प्रश्न को हल भी करने के में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पे देखना जरूरी हो जाता है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं वहां पे। ठीक है, अब 2 चीजें हैं कि मगध उनके लिए फेमस था, ये बात सबको पता है। क्यों? क्योंकि मगध में बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बगल में सारनाथ में वहां पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये सब आपको सबको पता है। ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत बुद्ध के हालांकि शुरू में शत्रु थे, बाद में बहुत अच्छे मित्र बन गए। ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत मुझे याद आ रहा है। ठीक, गांधार की अवस्थिति कहाँ पड़ेगी? एकदम कांधार के, वर्तमान में जो कांधार है अफगानिस्तान, वो गांधार की अवस्थिति है। ठीक है, और अवंती कहाँ पे है? नीचे उज्जैनी के पास। तो कम से कम 16 महाजनपदों की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, तब आप इस प्रश्न को थोड़ा सा गेस के माध्यम से हल करने में सक्षम होंगे, भले से आप इसको जान पाए या ना जान पाए। ठीक है, जैसे कि अवंती की राजधानी की बात की जाए तो अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और एक और इसकी राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, महिष्मती और उज्जैनी 2 राजधानी थी। ठीक है, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती और साकेत भी इसकी राजधानी थी। ठीक है, श्रावस्ती और साकेत। मगध नरेश प्रसेनजीत थे ही, सॉरी, मगध नरेश इनके बुद्ध के शिष्य थे ही। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए कि कौन कौन से बुद्ध के जीवन से जुड़े थे, ठीक है, तो आप इसमें से देखिए अ, दूसरा विकल्प को आप हटा दीजिए, सीधे सीधे दूसरा विकल्प आप हटा देंगे तो आपके पास 2 विकल्प बचेगा, सी और डी। ठीक है, यानी कि केवल 3 और 4 और 1 3 4। ठीक है, अवंती में भी भगवान बुद्ध के जाने के प्रत्यक्ष या बुद्ध के जीवन से जुड़े रहने के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी। इस प्रकार आप इस प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं 3 और 4, यानी कि मगध और कौशल ही भगवान बुद्ध के जीवन से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, क्योंकि ज्ञान शिक्षा की कर्मस्थली थी मगध। और कौशल नरेश प्रसेनजीत इनके शिष्य थे, तो बार बार वहां पे आना जाना लगा रहता था। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन दोनों राज्यों में प्रॉपर दौरा भी होता रहता था। अवंती और गांधार में दौरा करने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, दौरा करने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो त्रिपिटक, बुद्ध धर्म संघ, शीतल समाधि संघ, सत्य, अहिंसा और करुणा। ठीक है, तो बुद्ध, ये आपको पता होना चाहिए बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है, और बुद्ध धर्म और संघ इसको त्रिरत्न में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न था। इसमें आपको एक और फैक्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि जैन धर्म में भी त्रिरत्न होता है, और जो जैन धर्म का त्रिरत्न है वो क्या है? सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ठीक है, तो इस अप्रोच के माध्यम से आप ये पता कर पाएंगे कि भविष्य में, अब बौद्ध धर्म पे त्रिरत्न पूछ लिया तो हो सकता है जैन धर्म के त्रिरत्न पे भी प्रश्न आ जाए।
ठीक है। अगला प्रश्न था संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? देखिएगा ध्यान से, प्रश्न ध्यान से पढ़ने वाली चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि उपसभापति पहले तो मनोनीत अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, उपसभापति की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो संविधान सभा थी उसके जो वीटी कृष्णचारी थे और एससी मुखर्जी, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, टीटी कृष्णचारी, वीटी कृष्णमाचारी, एचसी मुखर्जी और फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। तो टीटी कृष्णचारी इनको मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है नाम कहीं से भी दे दिया हो, ठीक है। वीटी कृष्णचारी और एससी मुखर्जी ये दोनों चुने गए उपसभापति थे, ठीक है, ये दोनों चुने गए उपसभापति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए सभापति थे, ठीक है। एक सच्चिदानंद सिन्हा थे जो मनोनीत सभापति थे और फ्रैंक एंथोनी ये मनोनीत उपसभापति थे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। अगर बात किया जाए मनोनीत उपसभापति, ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा मनोनीत उपसभापति, ठीक है। मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। अब इसमें दोनों आए, दो है उपसभापति चुने गए कौन से थे? तो ये वीटी कृष्णचारी और एचसी मुखर्जी, ठीक है। और एक जो सभापति चुने गए थे वो कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ये चुने गए सभापति थे, ठीक है। और एक मनोनीत सभापति कौन से थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ये चुने गए सॉरी मनोनीत सभापति थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 73 का डी, ठीक है। इससे आपको दो तीन फैक्ट पता चला कि राजेंद्र प्रसाद चुने गए सभापति थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? ठीक है, बाय विच एक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल कम इनटू द फोर्स, ठीक है। विधान परिषद अधिनियम 1956, यूपी विधान परिषद अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1945 और भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। ये भी फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है। आप ध्यान देंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में, ठीक है, 1935 द्वारा 1937 में सबसे पहले ये कब अस्तित्व में आया? 1937 में अस्तित्व में आया, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और सर्वप्रथम इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? सर सीताराम, ठीक है, सर सीताराम इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। पहला बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तट मंदिर और सप्त पैगोडा, ठीक है। अब देखिए दो तीन चीजें हैं इस ऐसे प्रश्नों में। एक तो ये कि सप्त पैगोडा की अगर आप सर्च करेंगे या कहीं पे भी अगर जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे तो सप्त पैगोडा के संदर्भ में आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि इसका मतलब ये कब बना था, ठीक है। सप्त पैगोडा कब बना था ये आपको पता नहीं चल पाएगा। अब ये फिर से ट्रिक वाला प्रश्न बन जाता है, कैसे अभी हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए तो बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था? तो राजराज चोल, ठीक है, राजराज चोल। इसको गंगई सॉरी इसको राजा चोल मतलब जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि शिव जी को राजाओं का राजा माना जाता था, ठीक है। तो राजराजेश्वर मंदिर या राजराज चोल द्वारा इसको बनाया गया था और इसकी बनाने की अवधि कौन सी थी? तो लगभग 1003 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इनके लड़के थे गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराए थे, क्या नाम था उनका? राजेंद्र चोल, ठीक है, राजेंद्र चोल, ठीक है। और ये हुआ था 1035 के लगभग में, ठीक है। अब यानी कि जो एक है वो दो के हमेशा पहले रहेगा। अब किस विकल्प देखेंगे अगर तो एक दो में किसके पहले है? ठीक है, तो ए विकल्प है, दो पहले आ जा रहा, तो ये बी और सी गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए दो पहले आ जा रहा है एक के, ठीक है, यानी कि बी और सी यहाँ से हटा दीजिए। अब एक और डी में ही उत्तर आपको छुपा होगा, ठीक है। दो तीन चीजें हैं, महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है ये शुरुआती जो द्रविड़ शैली का उदाहरण यहाँ पे मिलता है। महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है शुरुआती द्रविड़ शैली का यहाँ पे उदाहरण मिलता है और इसका निर्माण लगभग 700 ईस्वी में नरसिंह वर्मन, पल्लव राजा थे नरसिंह वर्मन, ठीक है, पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन टू, ठीक है। और इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में भी दो मंदिर है बेसिकली, एक भगवान शिव को समर्पित है और एक भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो महाबलीपुरम का तट मंदिर यानी कि इन दोनों से पहले आ जाएगा। अब अपनी सीरीज क्या हो जाती है? 3 1 और 2, ठीक है, 3 1 और 2 मतलब 3 वाला पहले बना, ठीक है, फिर एक बना फिर दो बना। अब देखिए यहाँ पे ए विकल्प अब इससे हट जाएगा। अब आपको ये पता रहे न रहे
कोई मतलब नहीं है कि सप्त पैगोडा कब बना था, कौन बनवाया था, आपको पता है ना पता रहे कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। और बृहदेश्वर मंदिर को थोड़ा सा भी आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। हुआ ये था यहाँ पे कुंभाभिषेकम होता है, और कुछ जो विद्वान थे उनका मानना था कि जो कुंभाभिषेकम है वो संस्कृत में नहीं होकर के, मतलब मंत्रोच्चार जो होता था वहां पे संस्कृत में होता था। तो उन्होंने रिट दायर किया न्यायालय में कि ये संस्कृत में ना होकर के तमिल में होना चाहिए। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर इसलिए चर्चा में था। तो एक बार इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वो रहा है इसकी, जैसे जो इसका शिखर है वो 80 टन का पत्थर है, ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है, और उसकी छाया जो है पूरे परिसर में कहीं नहीं पड़ती है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट वगैरह देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरों पर खुदा पाया था? तो हाथी, बाघ, गेंडा और घोड़ा। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा सी। फैक्चुअल प्रश्न है, देखिए यहाँ पे मुहर आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये मुहर था, और अधिकतर में आपको एक सिंगी जो यूनिकॉर्न है, गेंडा है, इसका जो था मोहरों पे, ये अधिकांश मोहरों पे खुदा पाया गया था। ठीक है, चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों के पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम की पहचान करें। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया था खासी, गारो, नागा जयंतिया, खासी, गारो, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, गारो, खासी। बहुत ही इजी प्रश्न था, गारो, खासी, जयंतिया, ये क्रम होना ही चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। और नागा पहाड़ियां नागालैंड के पास है। ठीक है, इसका मैप मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये है गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, ये खासी पहाड़ियाँ, ये जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये नागा पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे नागा पहाड़ी है, और ये जयंतिया पहाड़ी है, ये खासी है, गारो है। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया और ये नागा। ठीक है, बीच में ये बराइल पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो ये भी क्रम में पूछ सकता है, गारो, खासी, जयंतिया, बराइल और ये नागा। ठीक है, तो ये क्रम था। सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? गारो, खासी, जयंतिया और नागा, सी। विकल्प सी इसका सही उत्तर था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न था कि पूर्व मीमांसा दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है कि यह वैदिक अनुष्ठानों पर विवरण प्रदान करता है। दूसरा, इसने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत और मोक्ष के आदर्श को स्वीकार किया था। पूर्व मीमांसा दर्शन के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, पूर्व मीमांसा को मीमांसा भी लिख देते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो मीमांसा और पूर्व मीमांसा में कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व मीमांसा को मीमांसा लिख देते हैं, और उत्तर मीमांसा को वेदांत लिख देते हैं। ठीक है, वेदांत दर्शन, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन थे इस दर्शन को देने वाले? तो जैमिनी। ठीक है, और ये जो पूर्व मीमांसा जो दर्शन है, ठीक है, ये बेसिकली वैदिक अनुष्ठानों के संदर्भ में बात करता है। ठीक है, वैदिक कर्मकांड के समर्थन करता है। ठीक है, जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जो आदर्श है मोक्ष का, उसको स्वीकार करता है। बोलता है अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, बुरे कर्म करेंगे और आपका कर्म बचा रहेगा तो आपको फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो दर्शन है, वो दोनों इसके संदर्भ में जो स्टेटमेंट थे वो दोनों सही है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे समझ लीजिए कि ये जो स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, ये बेसिकली समझ लीजिए ईश्वर या सर्वोच्च आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इनका ये मानना था, बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, जो हमारा हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको मोक्ष मिल जाएगा तो आप सर्वोच्च सत्ता में विलीन हो जाएंगे। अगर आपके कर्म गड़बड़ है, ठीक है, कर्म का सिद्धांत, तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, 79वां प्रश्न अब देख लेते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो देखिए दो प्रश्न से बन सकते हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि आने के क्रम में, ठीक है, तो आने का क्रम क्या था? तो पीडीबीडीएफ। ठीक है, पीडीबीडीएफ। ठीक है, ये पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांस। ठीक है, पीडीबीडीएफ आने का क्रम था। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि यूरोपीय शक्तियों के उनके गठन, मतलब कब उनकी कंपनियां गठित हुई थी। ठीक है, इसके संदर्भ में पूछा है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये आपको पता लगाना था। मतलब उत्तर इसमें आपको देना था। ठीक है, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। ठीक है, और ब्रिटिश की हुई थी सर 1599, कई कई जगह 1600 भी दिया रहता है। ठीक है, 1599 या 1600 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। एक और बच जा रहा है पुर्तगाली। ठीक है, ये पुर्तगाली
ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कब हुई थी। मुझे मेरे हिसाब से 1648 में हुई थी, इसको एक बार और कंफर्म करना है, मुझे थोड़ा सा शायद भूल रहा है। ठीक है, तो कंफर्म करके बताइएगा कि कब हुई थी। वैसे मेरे हिसाब से 1648 में हुई थी। ठीक है, अब इस हिसाब से क्रम लगा लेना है। तो ये आपको याद रखना है कि कब कब इनकी स्थापना हुई थी, फैक्चुअल प्रश्न आपको याद रखना है। और इस हिसाब से सबसे पहले हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 1 4। ठीक है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा इसका, 3 2 1 4। ठीक है। अगला प्रश्न है बायोटिक इरेक्शन से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मिलान का चयन करें। अच्छा देखिए, ये प्रश्न ऐसा था कि आपको कुछ आता हो ना आता हो, अगर इसी को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहला दे रहा पारस्परिकता, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। दूसरा स्वभोजित्व, भोजित्व, एक प्रजाति लाभान्वित होती है, दूसरी अप्रभावित रहती है। तीसरा है परभक्षण, एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को हानि होती है। और अगला दिया था असहभोजिता, एक प्रजाति को फायदा होता है जबकि दूसरी को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है। अब देखिए, स्वभोजित्व और असहभोजिता, ये दोनों एक ही विकल्प दे रहा है। एक प्रजाति लाभान्वित होती है, एक प्रजाति को फायदा होता है, और दूसरी अप्रभावित होती है, दूसरी को ना तो फायदा ना तो नुकसान, यानी कि अप्रभावित रहती है। अब ऑप्शन आपका इसी में से है, या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वभोजित तो क्या होता है कि एक प्रजाति लाभान्वित होती है और दूसरी अप्रभावित रहती है। जैसे रेमोरा मछली, रेमोरा मछली क्या होती है, उसके आगे एक बड़ा सा फिन रहता है और वो जाके वेल मछली में चिपक जाती है, जहां वो शिकार करती है उसी के साथ साथ घूमते घूमते बिना अपने मेहनत के वो शिकार कर लेती है, रेमोरा मछली। ठीक है, तो स्वभोजित वाला एग्जाम्पल सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अस्वभोजिता। ठीक है, अस्वभोजिता क्या है, एक को नुकसान होता है। ठीक है, एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरा अप्रभावित रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असहभोजिता। ठीक है, जैसे उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, पेंसिलियम जो कवक है वो पेंसिलियम जो वो क्या बोलते हैं उसको, कवक है, वो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है। ठीक है, तो असहभोजिता का उदाहरण है, सही विकल्प हो जाएगा इसका डी। ठीक है, असहभोजिता। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, कथन कारण वाले जब प्रश्न आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है, और ऐसे प्रश्नों को हल यही समझ लीजिए, मतलब ये आपका बोनस प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो इसको बोनस प्रश्न बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है। फैक्ट सही है या नहीं सही है इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं कैसे। पहला है अभिकथन है, चार्टर अधिनियम 1853 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, अभी आपको पता है जो चार्टर अधिनियम 1853 है, इसने नहीं बल्कि 1833 1813 का जो अधिनियम था उसने चाय और चीन के साथ व्यापार को पे एकाधिकार बनाए रखा था, बाकी सब व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया था। 1833 में एकदम खत्म हो गया था। अब जो आपको पता चल गया कि कथन गलत है। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न करते कैसे हैं, चार्टर अधिनियम 1853 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और सीधे भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी ली। ठीक है, अब आपको जो पता चल गया कि पहला स्टेटमेंट गलत है, अब यहाँ पे देखिए विकल्प आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, विकल्प दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, जाहिर सी बात है दोनों सत्य नहीं होंगे। ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है, जाहिर सी बात है दोनों सत्य नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत। फिर दूसरा क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आगे पढ़ना ही नहीं है, ये भी गलत क्योंकि दोनों सत्य नहीं है। ए सही है, गलत क्योंकि ए सही नहीं है। और डी, ए गलत है लेकिन आर सही है, जाहिर सी बात है उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी। ए सही है और आर गलत, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पे खुश हो जाना होता है, जो एक पता चलेगा तुरंत जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पेपर सेटर जो थे उनको वृद्धेश्वर मंदिर से कुछ ज्यादा ही लगाव है। फिर एक प्रश्न आ गया, वृद्धेश्वर मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सम्राट राजराज प्रथम द्वारा निर्मित यह भारत के सबसे बड़े ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। अच्छा, ऐसा प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा ग्रेनाइट मंदिर है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होना है, लेकिन एक है तो यही थी बात है, ठीक है मान लेते हैं एक है। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट क्या है कि मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मीनार मंदिर की मीनार या गोपुरम दोपहर के समय जमीन पर छाया नहीं डालती है। ठीक है, और पूछा है कौन कौन से विकल्प आपके सही हैं। अब जाहिर सी बात है जब बोल रहा है एक है तो पहला स्टेटमेंट मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, था, लेकिन मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मंदिर की मीनार, ध्यान देंगे मंदिर की मीनार नहीं, मंदिर का जो कलश है,
ठीक है, जो मंदिर का जो गुंबद है वो जमीन पर छाया नहीं डालती है। तो इसका प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प एक। ठीक है, ये थोड़ा सा गेस करने वाला प्रश्न था, आप सोच के कर सकते हैं। ठीक है, गोपुरम है। गोपुरम क्या होते थे? द्रविड़ मंदिरों की शैलियों में प्रवेश द्वार। ठीक है, और प्रवेश द्वार जाहिर सी बात है छाया पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका छाया क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि मंदिर की संरचना बहुत बड़ी है। ठीक है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वहां पे मंदिर जो परिसर, वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, तो छाया पेड़ पौधे पड़ जाती है और जमीन पे नहीं पड़ती है। मतलब जो भी कारण हो, गोपुरम की छाया पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि बीचों बीच आता है। ठीक है, जब हम ये अगर बात करें द्रविड़ शैली के मंदिरों की, तो ऐसे देखिए, मान लीजिए अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर है बाहर का, तो यहाँ पे गोपुरम होंगे, यहाँ पे गोपुरम होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। ठीक है, प्रवेश द्वार रहता था, बीच में कहीं जलाशय होगा। ठीक है, और ये मंदिर परिसर पूरा घिरा होगा। ठीक है, तो गोपुरम ऊंचे ऊंचे, अब इसको गोपुरम बनाया कैसे जाता था? ये भी देखिए, ये भी स्ट्रक्चर ऐसे रहता था, नीचे ऐसे चौड़ा, फिर इसके ऊपर ऐसे चौड़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, और ऐसे ऐसे ये दो पिलर, यहाँ से बीच से लोग आते जाते थे। तो जाहिर सी बात है छाया इसकी पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पतला स्ट्रक्चर रहता था, मतलब 10 12 15 फीट चौड़ा रहता था, और फिर उसके बीच से लोग होकर गुजरते थे, तो इसकी छाया तो पड़ेगी कभी न कभी। लेकिन जो जो गुंबद है, वो यहाँ पे बीच में कहीं रहता था, और उसके अगल बगल ये पूरा परिसर जो है उससे घिरा रहता था, मतलब स्ट्रक्चर से। तो जाहिर सी बात है उसकी छाया पड़ने की संभावना कम है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प गलत है, पहला विकल्प सही है। उत्तर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों पर विचार कीजिए। कृतियों पर विचार कीजिए। रघुवंश, पंचतंत्र, मुद्रा राक्षस और उपरोक्त दिए गए ऊपर दिए गए कार्यों में से कौन से गुप्त काल के दौरान लिखा गया? ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स। ठीक है, रघुवंशम, पंचतंत्र और मुद्रा राक्षस। ठीक है, रघुवंशम जो है कालिदास की रचना थी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की थी, और मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की। इनकी एक और रचना थी देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये बेसिकली चंद्रगुप्त के कल हम लोगों ने पंचायत में चर्चा भी किया था, सिंहासन मतलब सिंहासन में बैठने की कहानी है बेसिकली। ठीक है, तो रघुवंशम, पंचतंत्र और मुद्रा राक्षस, और ये तीनों ही, ठीक है, तीनों ही इनकी तीनों की रचनाएं कब लिखी गई हैं? ये जो है गुप्त काल के दौरान, गुप्त काल के दौरान इनका संकलन हुआ था। हालांकि कुछ लोगों ये पंचतंत्र वाला मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन उसके संदर्भ में, लेकिन संकलन जो है, संकलन का काम जितना भी था, वैदिक साहित्य हो चाहे ये हो, सबका कब हुआ था? जी, गुप्त काल में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस वजह से ये स्टेटमेंट इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी गुप्त काल के दौरान लिखा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी? चौरी चौरा प्रकरण, काकोरी प्रकरण, बारदोली सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट। ठीक है, चौरी चौरा कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में। काकोरी प्रकरण हुआ था 1925 में, अगस्त 1925 में। डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन याद रखना चाहिए था, 9 अगस्त था, मुझे जहां तक याद आ रहा, 9 या 8, 8 या 9 अगस्त था, और डाउन ट्रेन थी। ठीक है, तो ये याद रखना है काकोरी प्रकरण, क्योंकि पीसीएस में तो ऐसे प्रश्न फैक्चुअल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शायद 9 अगस्त 1925 था, ये भी कमेंट करके बताइएगा कब था। बारदोली सत्याग्रह जो था वो जून 1928। ठीक है, जून 1928 में बारदोली सत्याग्रह था। और रॉलेट सत्याग्रह था 1919 में, जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 1919 में, तब ये था। ठीक है, तो अब कौन सी घटना पहले घटी? आसान प्रश्न था, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह सबसे इसमें पहले हुआ था। ठीक है, फिर आगे अगला प्रश्न देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, बताना है क्या क्या है इसके संदर्भ में। पहला है, सभी प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने वर्ष 1939 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के वायसराय को निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा जाने लगा था, तो कांग्रेस का ये मानना था कि हम चुनी गई सरकार है, तो कम से कम हमसे पूछ करके वहां पे भेजा जाए। ठीक है, यानी कि सितंबर 1939, बेसिकली सितंबर 1939 में वायसराय ने एक तरफा घोषणा करते हुए भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध सत्य घोषित कर दिया था। ठीक है, और बिना भारतीय नेताओं के परामर्श के, इसके विरोध में कांग्रेस जो है वो इस्तीफा दे देती है, और मुस्लिम लीग इसको क्या मनाती है, किस दिवस के रूप में? मुक्ति दिवस के रूप में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ए आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ठीक है, दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोधी सल्तनत के पतन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं था?
ध्यान देंगे प्रश्न क्या था, जिम्मेदार नहीं था। स्टेटमेंट 1 है, सुल्तान इब्राहिम लोदी ने राजत्व के गौरव को कम कर दिया और उसे प्रतिष्ठित रईसों के पद के बराबर कर दिया, इससे सुल्तान पद की महिमा घटी और ये एक जिम्मेदार कारण था। ठीक है, तो ये विकल्प नहीं होगा। बाबर और उसकी सेना इब्राहिम से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, तो बिल्कुल सही बात है, कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। ठीक है, तो ये कारण था, तो ये भी जिम्मेदार नहीं था, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, इस्लामिक धर्मशास्त्र में उत्तराधिकार के निश्चित नियम था जो लोधी शासकों द्वारा नहीं माना जाता था। ध्यान देंगे यहाँ पे निश्चित नियम नहीं था, ये जो नियम था वो निश्चित नहीं था। ठीक है, लोधी शासकों द्वारा माना ना माना तो अलग चीज है, उत्तराधिकार का नियम ही निश्चित नहीं था। और अगला क्या है, लोधी शासकों की कट्टरता और असहिष्णु नीति ने भी लोधी वंश के पतन में योगदान दिया, तो बिल्कुल सही बात है। अंत समय में जो लोधी शासक थे वो असहिष्णु और कट्टर हो गए थे। ठीक है, और इसलिए सही विकल्प इसका हो जाएगा सी, इस्लामी धर्मशास्त्र में उत्तराधिकार का जो निश्चित नियम नहीं था। ठीक है, तो इसके संदर्भ में विकल्प सी सही है। ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी उत्तर टिक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में, ठीक है, बोल रहा है भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य, ठीक है, राज्य की जनसंख्या के बराबर होता है, जिससे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाता है और गुणे एक 100 कर दिया जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 1/1000। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। एक निर्वाचित सदस्य संसद सदस्य के वोट का मूल्य सभी निर्वाचित विधायकों के कुल वोट के मूल्य से को निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या से विभाजित करने के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जब भी जो विधायक का मूल्य होता है वो क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के कुल जो सदस्य हैं और गुणे 1/1000। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या है, निर्वाचित सदस्य जो मूल्य है वो सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों के मूल्य के बराबर बटे जो टोटल 543 और 233 राज्यसभा के हैं उनको विभाजित करने से निकलेगा। ठीक है, अगला क्या है, वर्ष 2017 के चुनाव में 5000 से ज्यादा मतदाता थे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वर्ष 2017 का चुनाव था उसमें लगभग 4000 के लगभग मतदाता थे, 4120। ठीक है, अच्छा नहीं, 4120 तो ये थे आपके राज्यों के जो विधायक थे, इनके इनके मतलब ये मतदाता थे, प्लस 543 ये थे और 233। ठीक है, तो 5 2 7 1 8 मतलब 900 थे, 5000 से ज्यादा मतदाता तो नहीं थे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, केवल दूसरा सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से एक पारितंत्र की जैव विविधता में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है। ध्यान देंगे, जैव विविधता में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये पूछा है, नहीं है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, ठीक है, इंटरमीडिएट अशांति, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु और उष्णकटिबंधीय स्तरों की संख्या। उष्णकटिबंधीय स्तरों की संख्या, इंग्लिश पढ़ लेते हैं एक बार, ये कुछ गलत लग रहा है ट्रांसलेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल for increase in the biodiversity of an ecosystem, productivity of the ecosystem, intermediate disturbance, age of the ecosystem, less number of tropical। अच्छा, पोषण स्तर बोल रहा है, पोषण स्तर को ट्रांसलेट किया है उष्णकटिबंधीय स्तरों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, पोषण स्तर। ठीक है, तो आप लोगों में से जो भी इसका मतलब जो भी जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था अपने अपने 2 नंबर बढ़ा ले और एक प्रश्न और घटा ले, गलत गलत वाले में से एक घटा ले और सही वाले में एक बढ़ा ले, क्योंकि ट्रांसलेशन गलत था थोड़ा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, पोषण स्तरों की संख्या जो है वो पारितंत्र की जैव विविधता में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन ये जैव अगर पोषण स्तर कम होगा तो जैव विविधता कम होगी। ठीक है, लेकिन वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा, वृद्धि के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र कितना उत्पादक है ये उसकी कितना उसकी वृद्धि किस पर डिपेंड करेगी कि वो कितना उत्पादक है। ठीक है, इसी प्रकार इंटरमीडिएट अशांति, मान लीजिए बीच बीच में कहीं एक पारिस्थितिकी तंत्र वहां पे आग लग जा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा उसको, तो इंटरमीडिएट अशांति भी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु ये बताती है कि कोई पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए ये पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, यहाँ पे बार बार आग लग जा रही है, तो जाहिर है तो इसको फिर से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी आयु अगर ये 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी, जो जितना पुराना होगा उतना ही पकेगा। ठीक है, और उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये सब भी डिपेंड करता है। बस पोषण स्तरों की संख्या ये बताती है कि अगर कम पोषण होगा तो कम पोषण स्तर होंगे तो जैव विविधता कम होगी, और अधिक पोषण स्तर होगा तो जैव विविधता ज्यादा होगी। ठीक है, वृद्धि से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है,
अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता रखता है या पात्रता शर्तों को निर्धारित करता है? ध्यान देंगे 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 57 इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है वो राष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, अगला है, यदि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कोई विवाद है तो उसे संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, इसके संदर्भ में अनुच्छेद 71 है, ये भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 71 ये बोलता है कौन करेगा, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अगर कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची वन को सूची वन से सूची वन को सूची वन से सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य के डीपीएसपी, कैबिनेट सरकार और संघ एवं राज्य संबंध। ठीक है, कैबिनेट सरकार सीधे किसे मिला देंगे? ब्रिटिश, ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, तो सी का वन। अब सी का वन किसमें दिया हुआ है? देखिए, ठीक है, सी का वन किसमें दिया हुआ है? सी, विकल्प सी में। देखिए सी का वन, कुछ हमको नहीं पता है लेकिन हमको ये पता है कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। ठीक है, उत्तर आ जाएगा आपका सीधा सीधा एकदम आसान से। ठीक है, ए का 4 है, ये एकदम मिला हुआ है यूएस बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, तो ये हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर, क्योंकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? यूएस बिल ऑफ राइट्स से। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे ये आयरिश संविधान से लिए गए थे। ठीक है, और संघ राज्य के संबंध में जो भारत की व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई थी। ठीक है, सशक्त केंद्र और जो राज्य है वो केंद्र के अधीनस्थ के रूप में। ठीक है, शुरुआत की बात करें तो अगला प्रश्न है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। ठीक है, आसान प्रश्न था। पंचायती राज व्यवस्था, शहरी स्वशासन, न्यायिक समीक्षा, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता, तो किससे रिलेटेड था? पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन से, पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संदर्भ में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आसान प्रश्न है ये सब प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये सब गलत हो जाए, जैसे विकल्प लोग गलत भर देते हैं, कई लोग यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कुछ भी सोच लेंगे। ठीक है, कुछ भी सोच लेंगे उस समय। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन, मतलब ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और इत्मीनान से जो उत्तर देखे तुरंत वहां पे टिक करके गोला भर के आगे निकलिए। ठीक है, और इकट्ठे गोला नहीं भरना है, जैसे जैसे प्रश्न करते जाइए गोला भरते जाइए साथ साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंतरिक किचन कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किचन कैबिनेट 2 से 4 प्रभावशाली, पूरी तरह से भरोसेमंद सहयोगियों के से बना है, जिनके साथ प्रधानमंत्री हर समस्या पे चर्चा करता है। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। तो वर्तमान जो कैबिनेट मंत्रिमंडल की कैबिनेट समितियां हैं, जो कैबिनेट की मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, उनको एक तरह से आंतरिक किचन कैबिनेट माना जाता है। ठीक है, और जब भी ऐसे जो कैबिनेट समितियां हैं, अगर प्रधानमंत्री रहता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। वर्तमान में कुल 8 कैबिनेट समितियां हैं, मंत्रिमंडल की कैबिनेट समितियों में 8 समितियां हैं, जिनमें से एक की अध्यक्षता अमित शाह जी कर रहे हैं, गृह मंत्री, और एक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, बाकी 6 की प्रधानमंत्री करते हैं। तो अब दोनों स्टेटमेंट प्रश्न के संदर्भ में सही है। ठीक है, किशन कैबिनेट 2 से 4 प्रभावशाली मंत्रियों का भरोसेमंद सहयोगियों से बना होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को ये महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देता है। विकल्प हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री के ऊपर आता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल कैबिनेट मंत्री आएंगे, केवल उप मंत्री आएंगे, केवल राज्य मंत्री आएंगे, केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आएंगे। प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको बुलाए, हो सकता है मंत्रिमंडल के बाहर के भी लोगों को बुला ले। प्रधानमंत्री का भी ये विशेषाधिकार है। ठीक है, उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, लोक लेखा समिति विद द रेफरेंस टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है? लोक लेखा समितियों के सदस्यों का चुनाव संसद के द्वारा प्रत्येक वर्ष एकल संक्रमणीय मत द्वारा अपने सदस्यों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो पीएसी होता है ऐसे ही चुना जाता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। जो भी जिस भी अनुपात में उनके सदस्य होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके हिसाब से चुना जाएगा। समिति के कार्यों के तहत सीएजी की वार्षिक रिपोर्टों की जांच का प्रमुख होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो भी राष्ट्रपति सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसके संदर्भ में जो पीएसी है वो जांच करती है, और इसलिए ये संसदीय व्यवस्था में बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति हो जाती है, मतलब हो जाती है। ठीक है, एक तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और उत्तर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, एक होता है विनियोग लेखा पर लेखा प्रतिवेदन। ठीक है, विनियोग लेखा। ठीक है, एक विनियोग लेखा होता है,
एक वित्त लेखा होता है, ठीक है, वित्त लेखा प्रतिवेदन, और एक सार्वजनिक उद्यम पर होता है, ठीक है। ठीक है, समिति क्या करती है, ये तकनीकी अनियमितताओं की जांच करती है इन तीनों उसमें, ठीक है, विनियोग लेखा में बेसिकली मतलब महत्वपूर्ण लेखा ये होता है, तो इसमें देखते हैं तकनीकी खामियां क्या है, अनियमितताएं कैसी हैं, ठीक है, अनियमितताओं की जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विवेक, मतलब विवेक उस समय विवेक का प्रयोग कैसे किया गया, उपयुक्तता थी या नहीं थी, ठीक है, उसको आवश्यकता थी या नहीं थी, इस सब की जांच करके, ठीक है, रिपोर्ट अपनी देती है, ताकि भ्रष्टाचार, अक्षमता, फिजूलखर्ची के मामलों को उजागर किया जा सके, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये दोनों सही थे। अगला है, बुद्ध ने कौशाम्बी की यात्रा किसके शासनकाल में की, ये फैक्चुअल प्रश्न था, ठीक है। बुद्ध ने माता बुद्ध जो थे वो राजा उदयन के शासनकाल में, कौशाम्बी के राजा थे राजा उदयन, ठीक है, उत्तर इसका बी सही है, उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी की यात्रा की थी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है बहुत ही हलवा प्रश्न, अगर ये जो गलत कर देगा उसको चुल्लू भर पानी में भी डूबना नहीं चाहिए, एक बूंद पानी ले और डूब जाए उसी में, एक बूंद पानी, ठीक है। नर्मदा नदी, ठीक है, निम्नलिखित से कौन सी उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी नहीं है, ठीक है। तो अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। जो भी गलत किया वो एक बूंद पानी में डूब के मर जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है 97, भारत के राष्ट्रपति के, अच्छा, ये नर्मदा नदी निकलती कहाँ पे है, तो ये एमपी के अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, एमपी के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, सही विकल्प है, उत्तर प्रदेश में बहती नहीं है, और पश्चिम की तरफ इसका बहाव है, ठीक है, अन्य नदियों के विपरीत, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है, सरकार के राष्ट्रपति के रूप में कार्यपालिका अपने नीतियों और विधानों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता है, ठीक है। अब बताना है कौन कौन से कथन क्या है, सही है, सही कथन पूछा है। अब जाहिर सी बात है, जो सरकार का राष्ट्रपति का रूप होता है, राष्ट्रपति की प्रणाली होती है, राष्ट्रपति जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, तो विधायिका के प्रति क्या जिम्मेदार होगा भाई, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता है, जाहिर सी बात है, अगर एक व्यक्ति मंत्रिपरिषद के एक व्यक्ति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय स्वरूप की विशेषता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका वाली जो राष्ट्रपति की प्रणाली होती है, राष्ट्रपति प्रणाली, उसमें वो डायरेक्ट जनता के प्रति जवाबदेह होता है, न कि विधायिका के प्रति। तो पहला गलत, दूसरा सही, उत्तर हो जाएगा केवल दो, ठीक है। अगला प्रश्न फिर हलवा वाला प्रश्न था, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था। जब भी आप पेपर एनालिसिस करेंगे, अगर आपने पिछले साल के अपने पेपर को एनालिसिस किया होगा, तो आप ध्यान देंगे कि हलवा हलवा टाइप वाले प्रश्न ही सिलेक्शन कराते हैं, ठीक है। और जिसमें से अगर आपका गलत होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। ये निश्चित कर देता है, जो मतलब जो कठिन प्रश्न होते हैं वो ये निश्चित करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है। ये निश्चित कर देता है, अगर इसको आप गलत कर देंगे तो ये निश्चित कर देता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है प्री में, ठीक है। प्रश्न था, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड से एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया गया है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, फैक्चुअल प्रश्न है, सिद्धांत मतलब कहाँ से क्या क्या लिया गया है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अगले दोनों प्रश्न भी फैक्चुअल प्रश्न है, ठीक है। पहला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो ये भी फैक्चुअल प्रश्न, याद रखना है, 267 अनुच्छेद 267 भारत की भारतीय संविधान का किससे संबंधित है, आकस्मिकता निधि से, ठीक है। ये राष्ट्र की क्या है, आपातकालीन निधि है, और जब ऐसे समय में प्रयोग किया जाता है जब कि राष्ट्रपति को लगता है कि बहुत ही संकटकालीन स्थिति है, ठीक है। 50,000 करोड़ रुपए शायद इसका हो गया है, कमेंट करके बताएंगे, पहले कितना था इसका, 500 करोड़, अब 50,000 करोड़ कर दिया गया आकस्मिकता निधि। तो कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में कितनी है, ठीक है। फिलहाल के लिए जानिए कि 267 अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिकता निधि का की बात है, जो कि संसद जो है कानून द्वारा अग्रदाय की प्रकृति में एक आकस्मिकता निधि की स्थापना करती है। अग्रदाय मतलब पहले से ही संसद वो कर दिया है, आप इसको खर्च करिए, बाद में जाके संसदीय अनुमोदन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 265 क्या है, ये बिना प्राधिकार कर की बात नहीं करता है, ठीक है। यानी कि बिना प्राधिकार के करों का आरोपण नहीं किया जाएगा, ये मूल अधिकार से बाहर के अधिकार हैं, 4 अधिकार हैं, ठीक है। 300 ए, 326 और 301 और ये 265, ठीक है। तो ये बिना उसके हैं, ठीक है। अनुच्छेद 266 है, ये बेसिकली है क्या, तो ये बोलता है कि भारत और राज्यों की संचित निधि और सार्वजनिक खाते के संदर्भ में क्या क्या होगा, ये सब बात करता है। अनुच्छेद 268 है, ये संघ द्वारा लगाए गए और राज्यों द्वारा
जो विनियोजित जो कर्तव्य हैं, कर हैं, उनके संदर्भ में बात करता है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा 267। भारत की आकस्मिकता निधि का संदर्भ 267 है। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे? वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायण और जाकिर हुसैन। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो वराहगिरी वेंकट गिरी थे, ठीक है, ये बेसिकली भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, फोर्थ राष्ट्रपति। ठीक है, वीवी गिरी। और ये एक तरह से इनका रिकॉर्ड था कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे, ना कि किसी दल से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये अपने नौकरी में थे, तो रेलवे में नौकरी करते थे और रेलवे की ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय रेलवे संघ के संस्थापक थे। ठीक है, 1923 में अखिल भारतीय रेलवे संघ का संस्थापक थे। ठीक है, और उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सॉरी, महासचिव के रूप में कार्य किया इन्होंने। तो वीवी गिरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में देख लीजिए। प्री टाइम बैच आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है। ठीक है, इसकी इथिक जो अर्थव्यवस्था की क्लासेस है वो बहुत ही जानदार क्लासेस है। 4 घंटा में आपको पूरा बेसिक अर्थव्यवस्था खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो प्री टाइम बैच से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।